माइनस क्यू और प्लस क्यू, डिस्टेंस 2a। एक्सियल और इक्वेटोरियल न होकर बीच का कोई एक पॉइंट हो गया हमारे पास कि एक पॉइंट P है, सेंटर से जिसकी डिस्टेंस r है और ये पॉइंट P है हमारा, इसके पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, यानी थीटा ये एंगल बना रहा है। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो दिए जाएंगे ना, अगर 2D की फॉर्म में चलेगी, एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में चलेगी तो एक्स और वाई के कंपोनेंट दिए जाएंगे, ये ओरिजिन से -a पे होगा, ये +a पे होगा, इस टाइप की कुछ सिचुएशन मिलेगी, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसके अलग अलग डेरिवेशन है, जिस बुक को आप फॉलो करोगे उसी टाइप की आपको डेरिवेशन मिल जाएगी। कहीं में क्या कर रखा है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा रखा है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस मान ली, अलग अलग टाइप से है। हम क्या करेंगे, इसकी डाइपोल मोमेंट को तोड़ेंगे। एक शॉर्ट एंड स्वीट हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम डाइपोल को तोड़ेंगे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, इसका अगर डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये P होगी ना, P की डायरेक्शन, इस मिडल पॉइंट से ये P पॉइंट है, R हमारी डिस्टेंस है और थीटा हमारा एंगल है। ये P पॉइंट हो गया हमारा R, थीटा का। सिर्फ और सिर्फ चार्ज को उसकी डाइपोल मोमेंट में तोड़ लिया हमने। अब इस डाइपोल मोमेंट के दो टुकड़े करेंगे, एक बेस का कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे बेस का कंपोनेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में, यानी बेस की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, P cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी आएगी, P sin थीटा। ये बात बहुत ज़्यादा आप ध्यान से समझना कि हमने क्या किया, अपनी डाइपोल को बेस के कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ लिया। अब हमारे पास दो डाइपोल बन गए, डाइपोल हमारे दो बन गए। पहला डाइपोल ये हो गया और दूसरा डाइपोल ये हो गया। तो फर्स्ट डाइपोल के कारण, यानी ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट डाइपोल के कारण P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और सेकंड के कारण P पॉइंट पे कितना होगा। तो फर्स्ट डाइपोल के कारण हम देख सकते हैं कि यह इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये जो P पॉइंट है हमारा, ये इसके फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा बेस का कंपोनेंट था उस डाइपोल को, मतलब कि उस डाइपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है। और एक्सियल के लिए हमने 2kp/r³ आंसर निकाल रखा है। तो ये अगर r डिस्टेंस है, P की जगह P cos थीटा लिखना है तो E1 कितना आ जाएगा, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r³। डिस्टेंस हमारी सेंटर से r है तो r³ आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं आपको यही देता कि एक डाइपोल मोमेंट P है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट रख दिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी इसकी P हो गई। तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो हम क्या लिखते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस r है तो r³ हो गया, डाइपोल मोमेंट P है तो P आ गया, 2kp/r³ लिखते हैं। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात को देखूँ, P की जगह अगर P cos थीटा हो तो 2kp cos थीटा/r³ आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो हमने वो चीज़ लिख दी। अब सेम टू सेम इस डाइपोल के तो एक्सियल लाइन पे है ना, जैसे ये इसका बेस का कंपोनेंट था और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर के तो इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा गया है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना था। तो सेकंड के कारण कितना होगा, E2 के कारण सिर्फ kp sin थीटा/r³ आएगा, क्योंकि इसकी तो इक्वेटोरियल लाइन पे है। इक्वेटोरियल के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें P की वैल्यू सिंपल P है, इसमें P की वैल्यू P sin थीटा है, तो P sin थीटा हमने पुट कर दी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, फर्स्ट के कारण E1। डायरेक्शन हमारी यही होती है ना, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन यही थी। अब यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट है, जैसे इक्वेटोरियल में हमने एक बात समझी नहीं, जैसे -q था ये +q है,
तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P इस डायरेक्शन में है ना, तो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में आया, यानी डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की होगी। जब बात एक्सियल की चल रही थी माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट हमारी इस डायरेक्शन की थी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस डायरेक्शन का था। तो फर्स्ट की डायरेक्शन तो इसके अलोंग ही हो जाएगी। सेकंड डायरेक्शन अगर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा ऊपर की तरफ होगा ना। एक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड फर्स्ट के कारण इस डायरेक्शन में आएगा और सेकंड के कारण इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ई नेट हमारा कितना होगा? ई नेट कितना होगा? रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है हमारा? 0 होता है, तो सिर्फ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट बच जाएगा हमारे पास ई नेट। आगे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा कि हमें दो चार्ज दे दिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक अननोन पॉइंट आर थीटा के ऊपर एक पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट के दो टुकड़े करेंगे, एक तो इसकी लाइन के अलोंग, एक इसकी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो लाइन के अलोंग होगा बेस का कंपोनेंट यानी कोस थीटा आ गया, पी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा आ गया। तो पी कोस थीटा के लिए तो यह एक्सियल लाइन पे है ना पॉइंट, और पी साइन थीटा के लिए यह एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन का E1 कैलकुलेट कर लिया, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर वाली डायरेक्शन का E2 कैलकुलेट कर लिया। दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हम वेक्टोरियल फॉर्म में जोड़ेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90, कोस 90 0 है तो हमने हटा दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा। ई नेट कितना आएगा? रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 6 प्लस k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 6। k स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की पावर 6 अगर हम बाहर लेंगे तो kp डिवाइडेड बाय r क्यूब बाहर आएगा ना। रूट में क्या बच जाएगा? 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर को आप डिवाइड कर लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये रिजल्ट हमारा कितना रह जाएगा? kp बाई आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये ई नेट बच जाएगा। तो ये भी एक अपनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे आप ऊपर वाली वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हो। जैसे एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जैसे इसके एक्सिस पे रखा हुआ होता पॉइंट, हमारा एक्सियल पॉइंट यहाँ पर होता तो थीटा हमारा कितना होता? 0 डिग्री होता ना। आप पुट करके देखो, कोस 0 कितना होगा? 1 होगा, 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 होगा, 4 का रूट 2 होगा, तो आंसर मैच हो रहा है ना। अगर यही बात मैं कहूँ कि यह इक्वेटोरियल पे होता, यानी ये लाइन इस टाइप से होती, तो थीटा हमारा 90 डिग्री होता। थीटा 90 डिग्री पुट करो, कोस 90 0 होता है तो ये 0 हो ही गया, 1 का रूट 1 होता है तो kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल लाइन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना एक डाइपोल के कारण। उसकी एक्सियल लाइन पे कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा और अननोन पॉइंट पे हमारा कितना होगा, ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट की है। और बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो तीनों डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल ये दे दिया जाएगा, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया -2,0 पे, एक चार्ज पार्टिकल 2,0 पे रख दिया। ये 2 माइक्रोकूलम का, ये -2 माइक्रोकूलम का है। या फिर अपने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये माइनस मानो, ये प्लस मानो। हमसे पूछ लिया जाएगा कि 8,0 के ऊपर ए पॉइंट है,
0,8 के ऊपर एक बी पॉइंट है, 8,8 के ऊपर एक सी पॉइंट है। वैल्यू बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड की कि ई एट ए, ई एट बी एंड ई एट सी कितना होगा। ये तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। खुद पहले सोच के देखो। ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पे है ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा हुआ ई एट ए क्या होगा 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू होती है हमारी चार्ज हमारा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a, डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 2 नहीं 2a, हमने डिस्टेंस ही 2a मानी थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेपरेशन। अब दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 4 है ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में है ये, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर का मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस 8 है, तो 8 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया, इसका क्यूब कर दिया हमने। तो हम डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट ये चीज़ गलत है। आपने तो फॉर्मूला सही लगाया है बट कैलकुलेशन हमारी गलत आ रही है। ये गलत कैलकुलेशन इसलिए आ रही है कि हमने जो ये रिजल्ट देखा था, ये रिजल्ट कब बना था, जब a इज़ वेरी वेरी लेस देन r हो, तब जाकर ये रिजल्ट हमने बनाया था ना। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू तो 4 है, r की वैल्यू 8 है, तो 4 और 8 के अंदर वेरी वेरी लेस देन डिफरेंस होता है क्या, सिर्फ 2 गुना ही तो है। अगर 8 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटाऊंगा तो सिर्फ 8 का स्क्वायर ही बचेगा क्या। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 48 आंसर आ गया ना इसका। तो 64 और 48 में क्या डिफरेंस नहीं है ना। इसलिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। एग्जामिनर, कंपटीशन का एग्जामिनर इसी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन हमें देता है कि वैल्यू दे देगा, इस टाइप का ग्राफिकल दे दिया और पूछ लिया 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो हमें इस टाइप से कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें क्या करना होगा, अपना जनरल मेथड लगाना होगा। यहाँ पर हमारा जनरल मेथड ये कहता है कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर होगा उसमें से इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड घटा देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। सेम टू सेम इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा, उसको हम एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और हम इसमें जैसे ई एट ए क्या होगा कि ई एट ए कितना होगा कि क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। आर हमारे पास ये 6 रह जाएगी इस पार्टिकल के लिए। ये पी पार्ट, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो इनको, ये एम पार्टिकल मानो और ये एन पार्टिकल मानो। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम ए पे कैलकुलेट करना चाहें तो ई ड्यू टू एन माइनस ई ड्यू टू एम कर देंगे, हमारे पास डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। कैलकुलेशन नहीं करा, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पुट करके आप निकाल लेना। यह फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड में हमने देखा था कि इसका इफेक्ट, सॉरी बी पॉइंट ऊपर है, इसका इफेक्ट और इसका जो इफेक्ट होगा इसका कोस कंपोनेंट ही बचता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई बी कितना होगा 2e कोस थीटा होगा, और कोस थीटा हमारा बेस ये और हाइपोटेनियस ये है, वो सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो वो आप करके देख लेना। अब बात बचती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करें, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपने जो फॉर्मूला ये रखा है ना, ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए आया था।
ये फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए यहाँ आया था, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ मत करना। हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन होगी कि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक थीटा इसका यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो दो अलग अलग थीटा हो गए, उनके दो अलग अलग कंपोनेंट करेंगे। ये भी आई कैप में जाएगा, जे कैप में जाएगा। जैसे इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि पहले सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल को देखो 2 माइक्रोकूलम वाले को, और ये 8,8 पे है ना पार्टिकल, और ये हमारा 2,0 पे है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा ये आएगा। यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा ए ड्यू टू एन पार्टिकल, ये एन पार्टिकल था ना, एन पार्टिकल के कारण यहाँ आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी इजीली फाइंड हो ही जाएगी कि ये तो 8 है और ये कितना है 6 है, तो ये डिस्टेंस हमारी 10 आ गई। 10 डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल गया तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वो दो कंपोनेंट हम कर लेंगे। तो ये हमारा ई एन आई कैप आ गया, ये हमारा ई एन जे कैप आ गया। तो ई एन की वैल्यू आई प्लस जे कैप में हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाले -2 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल के कारण वहाँ पर निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। तो ई ड्यू टू एम आ गया ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये भी एक एंगल होगा, ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये 8 है और ये 8 और 2 10 है, तो ये टोटल 10 हुई और ये 8 हुई, उसके कारण हमारी आर आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके कारण हमारा एक नया थीटा होगा, थीटा भी हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा से। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक बेस का कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमारा जो ई नेट आएगा वह आएगा ई ड्यू टू एन और एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट मान लेते हैं, प्लस ई ड्यू टू एम एक्स एक्सिस के ऊपर, वो आई कैप हो गया, प्लस ई ड्यू टू एन वाई वाला कंपोनेंट प्लस ई ड्यू टू एम वाई वाला कंपोनेंट, ये जे कैप में हो गया। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर थर्ड पार्ट तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, नीट के अंदर तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो आपको छोड़ना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके कम से कम 2 या 3 मिनट खा जाएगा। आप 3 मिनट में जाके सोल्व कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी दिए जाते हैं। ये नहीं आप 45 पे 45 फिजिक्स में अटैम्प्ट करो, बोर्ड के अंदर आ जाएगा तो आपके पास टाइम ही टाइम है। 3 नंबर का मिनिमम न्यूमेरिकल बनता है इस पॉइंट के लिए, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम नीट के अंदर ये पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, यानी ये माइक्रोमीटर में होगी, वो पॉइंट वाली डिस्टेंस मीटर की फॉर्म में होगी, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है। हाँ, ये बन सकते हैं ई ए और ई बी के केस में, इसमें हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, न कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है।